नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो सी-टेट और एच-पी-टेट होने जा रहा है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो सी-टेट और एच-पी-टेट है, इसमें हमारे पास 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से हमारे पास जो 30 क्वेश्चन है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए इसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए, तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा गया है कि जो एक टीचर होता है, एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। जो एक टीचर होता है, एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का अध्ययन क्यों करवाया जाता है, ताकि वह उसकी सहायता से अपनी जो टीचिंग है, अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी गई है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एडोलसेंस एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ए, कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। बी, यह आयु अत्यधिक संवेदनात्मक होती है। सी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये गलत है। जो एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज में जो बच्चा होता है, उसकी आत्मचेतना में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आत्मचेतना में कमी होती है। तो इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। जो पहला यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट थी कि कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब एक बच्चा किशोरावस्था में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो किशोरावस्था है वो कब से कब तक चलती है। वो 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक चलती है। तो उस एज में जो एक बालक होता है, एक बच्चा होता है, उसके आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे आप बाह्य परिवर्तन में देख सकते हैं कि उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है और उसकी लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसी तरह से जो आंतरिक परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन में जैसे उसकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये किस अवस्था में होता है, ये किशोरा अवस्था में होता है। दूसरी स्टेटमेंट थी हमारे पास, यह आयु अत्यधिक संवेदनात्मक होती है। तो जो हमारे पास एडोलसेंस एज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक तनाव और उफान की एज होती है, जिसके कारण जो आपके संवेदनाएं हैं उसमें वृद्धि होती है। और जो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास थी कि बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो कोई फैशन शो या TV शो जब देखते हैं, तो वो मॉडल से प्रभावित होते हैं और उनकी तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का वो पहनावा पहनते हैं और जिस तरह से वो चलते हैं, बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। ए, प्राथमिक अनुकरण। बी, गौण अनुकरण। सी, सामाजिक अधिगम। डी, सामान्यकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक अधिगम। तो ये किस प्रकार का हमारे पास अनुकरण है, ये हमारे पास सोशल लर्निंग है। तो ये सोशल लर्निंग के अंतर्गत ही आता है कि जब कोई बच्चा किसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सोशल लर्निंग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है और किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। ए, कोहलबर्ग के द्वारा। बी, एरिक्सन के द्वारा। सी, स्किनर के द्वारा। डी, पियाजे के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। जो जिन पियाजे है, इन्होंने ही हमारे पास
बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। कि जब आपका जन्म होता है, जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज है। और 2 से 7 वर्ष की आयु तक कौन सी स्टेज है? तो 2 से 7 वर्ष की आयु तक आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है। और 7 से 11 वर्ष की आयु तक आपके पास कौन सी स्टेज है? वो आपके पास ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। और 11 से जो हमारे पास 15 तक जो आपकी एज है, वो कौन सी एज है? वो फॉर्मल स्टेज है। तो जो पियाजे हैं, पियाजे ने बौद्धिक विकास को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कितने भागों में बांटा है? 4 स्टेजेस में बांटा है, जिसमें पहली सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी ऑपरेशनल स्टेज है और चौथी स्टेज आपके पास फॉर्मल स्टेज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये किस प्रकार की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि जो वाइगोत्स्की है, ये बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण मानते हैं? ए आनुवंशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक। यदि हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में ये सारे के सारे कारक महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु यहाँ पर स्पेसिफिक होके पूछा गया था कि वाइगोत्स्की के अनुसार। जो वाइगोत्स्की है, ये हमारे पास सोशल डेवलपमेंट का इन्होंने थ्योरी दी है। तो जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी वाइगोत्स्की के अनुसार दी गई है, तो ये मानते हैं कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा भूमिका समाजीकरण की होती है, सोशलाइजेशन की होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है कि यदि कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का विकास किस पर निर्भर करता है? ए वंशानुक्रम पर, बी वातावरण पर, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। जो एक स्टूडेंट होता है, उसके डेवलपमेंट में ये 2 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला फैक्टर आपका हेरिडिटी हो गया और दूसरा फैक्टर आपका इन्वायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इस तरह से गलत कर देते हैं, या तो वो इसमें वंशानुक्रम हेरिडिटी कर देते हैं, या तो वो आपका इन्वायरमेंट कर देते हैं। जबकि जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही निर्भर इस पर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से हमने जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है उसका वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि एक बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, सी कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास लास्ट टाइम भी सीटेट में आया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमने एक बच्चे का चरित्र निर्माण करना है, अच्छे गुड करैक्टर बिल्ड करना है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? हमारे को कक्षा कक्ष में गतिविधियों पर इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के चरित्र निर्माण में उसको सहायता मिल सके। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे को क्या करना चाहिए? कक्षा कक्ष में इस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए कि जिससे बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? हमारे पास जो पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? ए गृह कार्य प्रदान करना, बी बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, डी बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह कार्य प्रदान करना। जो बालक केंद्रित शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसमें हमारे पास
गृह कार्यों प्रदान करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि जो ये 3 फैक्टर है, ये तीनों के तीनों फैक्टर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला फैक्टर है कि बालकों को, जो बच्चा होता है, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अगली स्टेटमेंट थी कि बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। जो अगली स्टेटमेंट थी वो थी हमारे पास बालक की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारी की सारी किस चीज़ में आती है? ये हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंटें दी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के बारे में सही नहीं है। ए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बी, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो हमारे पास जो बुद्धि है, बुद्धि के बारे में क्या असत्य है? वो है कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। जबकि जो हमारी इंटेलिजेंस है, ये आपके इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। यदि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और आपकी हेरिडिटी अच्छी है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है। और उसी प्रकार से यदि आप एक नॉर्मल IQ के बच्चे हैं और आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो आप मैक्सिमम अपने IQ के लेवल तक पहुंच सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो बुद्धि है, ये क्या है? ये परिवर्तनशील है। जबकि यहाँ पर हमारे पास दिया गया था कि यह अपरिवर्तनशील है, इसलिए जो डी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हमारे पास इंटेलिजेंस है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह एक सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, और यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में नए शब्दों का उच्चारण सीखने का प्रभावी तरीका है कि यदि कोई बच्चा या कोई टीचर कक्षा में नए शब्दों का उच्चारण करके सिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए? ए, चार्ट का प्रयोग करना। बी, विस्तृत अर्थ बताना। सी, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। डी, मौखिक अभ्यास करवाना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, मौखिक अभ्यास करवाना। यदि आपने कभी भी देखा होगा कि जब प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल में आप देखते हैं कि बच्चों को जब पढ़ना सिखाया जाता है, तो आप उनके जो शब्दों का उच्चारण है वो उनसे जोर जोर से करवाते हैं, लाउड रीडिंग करवाते हैं, जिसके कारण उनके जो उच्चारण है, उच्चारण को आसानी से वो सीख सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, केस अध्ययन के संबंध में क्या सही नहीं है? जो हमारे पास केस स्टडी है, केस स्टडी जो अप्रोच है, उसके संबंध में क्या सही नहीं है? ए, यह एक वैज्ञानिक विधि है। बी, यह एक बहुत जटिल होती है। सी, यह सरल और सस्ती होती है। डी, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का समाधान या निदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, यह एक जटिल होती है। तो जो हमारे पास केस स्टडी होती है, केस स्टडी जो विधि है, अप्रोच है, इसके द्वारा यह एक जटिल प्रक्रिया नहीं है या एक जटिल विधि नहीं है। तो जो इसके बारे में सही हो जाएगा वो है हमारे पास, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये बिल्कुल ट्रू है। यह एक सरल और सस्ती विधि है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। और यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का जो समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? जो NCF 2005 है, उसने किस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम को प्रोत्साहित किया है? ए, समावेशी शिक्षा। बी, एकीकृत शिक्षा। सी, विशेष शिक्षा। डी, नियमित शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो किसके द्वारा? NCF 2005 के द्वारा इस शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया है। और समावेशी शिक्षा क्या होती है? वो समावेशी शिक्षा होती है, चाहे आप IQ के लेवल पे या शारीरिक लेवल पे, चाहे आप नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, किसी भी प्रकार के विकलांग हो या गिफ्टेड हो, क्रिएटिव हो, तो सभी को एक साथ एक जगह पे एक जैसे शिक्षा देना ही क्या है? वो हमारे पास समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? यदि किसी बच्चे
कि गति, सीखने की गति, लर्निंग की गति कम है, स्लो है, तो जो स्लो लर्नर होता है तो स्लो लर्नर के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, टोली शिक्षण, बी, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, सी, प्रोत्साहन, डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यदि कोई स्लो लर्नर है तो स्लो लर्नर के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को? तो स्लो लर्नर के लिए उसको टोली शिक्षण करना चाहिए, ग्रुप में उसके लिए टीचिंग करवाना चाहिए और अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण करना चाहिए। उस बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और प्रोत्साहन और उसको मोटिवेटेड करना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें एक स्लो लर्नर के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे आमतौर पर टेलीविज़न देखकर सीखते हैं, सीखने के इस ढंग को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो या तो टीवी या तो हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल देखकर सीखते हैं। जो सीखने की, लर्निंग की इस प्रक्रिया को या इस ढंग को क्या कहा जाता है? ए, प्रभाव का नियम, बी, अवलोकन से सीखना, सी, सकारात्मक पुनर्बलन, डी, पारस्परिक दृढ़ संकल्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवलोकन से सीखना। जो बच्चा होता है वो टीवी देखकर अवलोकन करता है चीज़ों को और वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को सीखने के बाद धारण करने की कोशिश करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अवलोकन से सीखना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस के कौन कौन से पार्ट है? ए, शिक्षक, बी, शिक्षार्थी, सी, पाठ्यक्रम, डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो एक टीचिंग प्रोसेस होता है, टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? एक टीचर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा जो आपका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम भी, करिकुलम भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि इन तीन में से एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो आपकी टीचिंग प्रक्रिया है, वो आप नहीं कर सकते हैं। या जैसे इसमें से एक चीज़ को हटा दे, जैसे टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे में शिक्षण प्रक्रिया कैसे होगी? या यदि बच्चा ही नहीं होगा तो टीचर किसे पढ़ाएगा? यदि टीचर और शिक्षार्थी दोनों होंगे और आपके पास जो करिकुलम होता है, करिकुलम ही नहीं होगा तो एक टीचर बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो ये सारी चीज़ें एक टीचिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा करिकुलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है कि यदि कोई बच्चा है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ किस पर निर्भर करती है? ए, विद्यालय पर, बी, परिवार पर, सी, समुदाय पर, डी, इन सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवार पर। जो एक बालक होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि यदि किसी फैमिली में मदर फादर जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है या लड़ाई होती रहती है तो जो बच्चा होता है वो मेंटली स्टेबल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से यदि किसी के जो फैमिली में कोई आपराधिक गतिविधियां होती है तो उस बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो मेंटल हेल्थ होती है, वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा है, बच्चे के लिए यदि मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ है, वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है? तो वो उसके परिवार पर निर्भर करती है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।